जय श्री राम सभी भाइयों को। अभी चल रही सम्राट पृथ्वीराज चौहान सीरीज में आप सभी भाइयों का निरंतर प्रेम और सहयोग प्राप्त हो रहा है। जब भी कोई भाई आकर कमेंट में धन्यवाद लिखता है, जय श्री राम लिखता है, हर हर महादेव लिखता है, तो लगता है कि अपनी मेहनत सफल हो गई। तो इसी क्रम में बहुत से भाई बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, जिसमें से कुछ एक कमेंट्स पर बात करना बड़ा जरूरी है। कुछ एक भाइयों ने प्रश्न किया है कि जो पृथ्वीराज रासो है उसकी तथ्यात्मकता कितनी है, वो ऐतिहासिक कितना ग्रंथ है, क्योंकि इतिहासकार उसके बारे में कुछ और ही कहते हैं। तो एक तो पृथ्वीराज रासो पर मैं बात करूंगा, और दूसरा एक प्रश्न जो भाई पूछते रहते हैं वो ये पूछते रहते हैं कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान का वास्तविक जन्म कब हुआ था, कौन से सन में, कौन सी तिथि में उनका जन्म हुआ था। तो सबसे पहले मैं इन दोनों प्रश्नों को लूंगा। इसमें सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वीराज रासो के बारे में। पृथ्वीराज रासो को इतिहासकारों ने सबसे ज्यादा इतिहास बिगाड़ने वाला ग्रंथ क्यों कहा है, चाहे वो गोपीनाथ शर्मा हो, दशरथ शर्मा हो, वीरेंद्र सिंह राठौर को मैं पढ़ रहा था, वो तो इसको गंगोत्रीय फॉल्स इंफॉर्मेशन कहते हैं। मतलब ये गंगोत्रीय जितनी भी गलत जानकारी है उसकी। तो पृथ्वीराज रासो को लेकर सभी इतिहासकार इतनी खार क्यों खाए बैठे हैं, इसमें कौन सी ऐसी गलती है जो पच नहीं सकती, तो मैं उन सब पर यहां पर बात करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पृथ्वीराज रासो में गलतियां कौन कौन सी हैं। तो इस वीडियो को आप सभी भाई अंत तक जरूर देखें। मैं इस वीडियो में पूरी तरह से रासो को स्पष्ट करने वाला हूं कि उसमें गलती क्या रही और उसकी खूबी क्या रही। ये एक वीडियो पर्याप्त है पृथ्वीराज रासो के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम गलतियों की। तो सबसे पहले गलती, जन्म से लेकर मृत्यु तक पृथ्वीराज रासो में गलतियां भरी पड़ी हैं। पृथ्वीराज रासो को माना जाता है कि चंद्रबरदाई ने, जो कि मित्र थे सम्राट पृथ्वीराज चौहान के, उन्होंने लिखा था, और इसका जो अंतिम अध्याय है वो चंद्रबरदाई के पुत्र जलहन ने लिखा था। तो इस पृथ्वीराज रासो में जन्म से लेकर मृत्यु तक सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में सिर्फ गलत तथ्य ही आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। मेरा कोई भी मानना नहीं है। मैं आपको जितने भी इतिहासकार हैं उन सबके जो उन्होंने कोट किए हैं इस पृथ्वीराज रासो को लेकर, वो सब मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो सबसे पहली गलती जो रासो में मिलती है वो मिलती है सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जन्म को लेकर, क्योंकि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जो जन्म की संवत बताई है वो कितनी बताई है, 1115। इसका मतलब क्या हुआ, सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1058 ईस्वी में हुआ। मतलब वास्तव में सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 में दशरथ शर्मा बताते हैं, उससे 100 साल पहले रासो बताती है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ। तो सबसे पहली गलती यहीं पर है कि जन्म में ही बहुत 100 साल का अंतर पृथ्वीराज रासो में आपको देखने को प्राप्त होगा। दूसरी गलती बात करें तो उनकी माता को लेकर है। क्या कहती है रासो? रासो कहती है कि अनंगपाल जो दिल्ली के महाराजा थे, उनकी पुत्री कमला और विमला, विमला जिनका विवाह कन्नौज के राजा के साथ हुआ, कमला जिनका विवाह सोमेश्वर चौहान के साथ हुआ। तो कमला के ही पुत्र सम्राट पृथ्वीराज चौहान थे। मतलब जयचंद और सम्राट पृथ्वीराज चौहान दोनों भाई थे। मतलब सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने अपनी भतीजी से शादी करी थी। तो ये रासो की जो भी बात है ये बिल्कुल तथ्यात्मक नहीं है, इसको इतिहासकार नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान की माता थी कर्पूर देवी, वो चेदी देश की राजकुमारी थी, ना कि दिल्ली की तोमरों की राजकुमारी। लेकिन यह भी एक सत्य है कि दिल्ली के तोमरों की एक राजकुमारी सोमेश्वर चौहान को ब्याही जरूर गई थी। लेकिन यह बिल्कुल गलत है कि महाराज अनंगपाल के सिर्फ 2 ही पुत्री थी, कोई पुत्र नहीं था, और उनमें से एक पुत्री का विवाह उन्होंने सोमेश्वर चौहान के साथ किया था। तो माता में गड़बड़ रासो ने कर रखी है, जन्म में रासो ने गड़बड़ कर रखी है। और तीसरी गड़बड़ आती है बहन में। पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई कहते हैं कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की एक बहन थी प्रथा नाम की, जिनका विवाह समर सिंह से हुआ था, जो मेवाड़ के राणा थे। लेकिन समर सिंह मेवाड़ के कोई भी राणा सम्राट पृथ्वीराज चौहान के समकक्ष नहीं हुए। मेवाड़ पर तब कौन थे? तब सामंत सिंह थे। सामंत सिंह भी हार गए थे। तो कुमार सिंह उस समय सम्राट पृथ्वीराज चौहान के समकक्ष मेवाड़ पर राज्य कर रहे थे। तो कुमार सिंह मेवाड़ के अधिपति थे। समर सिंह तो 80 साल बाद आए हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान के। तो यह प्रथा में बहुत बड़ी गड़बड़ मिलती है। और चौथी गड़बड़ मिलती है सम्राट पृथ्वीराज चौहान के भाई को लेकर। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के एक भाई थे हरिराज, शिलालेख में जिनका नाम यशोराज भी मिलता है। अब हरिराज सम्राट पृथ्वीराज चौहान के 1-2 साल ही छोटे थे, पूरे जीवन उनके अंग संग रहे। और सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जाने के बाद अजमेर पर राज्य भी हरिराज ने किया। बहुत शिलालेख उपलब्ध हैं उत्तर भारत में हरिराज को लेकर। लेकिन
पृथ्वीराज रासो जो कि मुख्य ग्रंथ है चंद्रबरदाई ने लिखा है, उस पूरे ग्रंथ में कहीं भी एक नाम सम्राट पृथ्वीराज चौहान के भाई को लेकर नहीं आता। मतलब हरिराज का कहीं नाम ही नहीं है, यशोराज का कहीं नाम ही नहीं है, जो बहन है नहीं उसका नाम ही नाम है, और जो भाई वास्तव में तथ्यात्मक है, सब कह रहे हैं चीख चीख के, उन हरिराज का कोई नाम ही नहीं है। हांसी के शिलालेख आप देखोगे तो उसमें हरिराज का नाम है, वहां के गवर्नर बने थे सबसे पहले हरिराज, तो वहां के शिलालेख में उनका नाम आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत जगह हरिराज का नाम है, लेकिन रासो हरिराज की बात नहीं करती। ये तथ्यात्मक गलती यहां पर रासो की होती है। और आगे क्या गलती है रासो की? रासो की गलती है जो भीमदेव सोलंकी से सम्राट पृथ्वीराज चौहान का युद्ध हुआ, जिसका वर्णन मैंने भी पिछली वीडियो में किया था। तो भीमदेव चालुक्य से युद्ध जरूर हुआ था सम्राट पृथ्वीराज चौहान का, और चालुक्यों को बुरी तरीके से परास्त भी किया था सम्राट ने, लेकिन उसमें भीमदेव चालुक्य मारे गए ये तथ्यागत नहीं है। उस वीडियो में मैंने भी आपको कहा है कि भीमदेव चालुक्य मारे गए या नहीं मारे गए, इसमें द्वंद बना हुआ है। तो भीमदेव चालुक्य ने 1178 से लेकर और 1239 मतलब करीब 60-61 साल राज्य किया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान वीरगति को प्राप्त हो गए, उसके 50 साल बाद तक भीमदेव चालुक्य पाटन पर राज्य करते रहे। तो रासो की ये बहुत बड़ी तथ्यात्मक गलती यहां पर मानी जाती है। और क्या गलती आपको रासो में देखने को प्राप्त होगी? दिल्ली के महाराजा अनंगपाल को लेकर, इस पर तो मैं आगे भी वीडियो में विस्तृत चर्चा करूंगा ही, क्योंकि महाराज अनंगपाल उस समय दिल्ली के राजा नहीं थे, वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान से 80 साल पहले हुए थे। तो ये एक बहुत बड़ी गलती। तोमरों के जो इतिहास लिखने वाले डॉक्टर महेंद्र सिंह तंवर, जो बहुत सारे और भी इतिहासकार हैं, तो इसमें रासो को बहुत बड़ा दोषी मानते हैं, क्योंकि 450 वर्ष का तोमरों का इतना गौरवशाली इतिहास पृथ्वीराज रासो ने बिल्कुल समाप्त कर दिया। तो इसमें मैं चर्चा भी आगे करूंगा ही वीडियो में। तो रासो में बहुत सारी गलतियां, कदम्बवास को लेकर बहुत बड़ी गलती है, जो उनके मुख्य सेनापति मंत्री, कदम्बवास से ही सम्राट पृथ्वीराज चौहान का उत्थान होता है। कदम्बवास की बहुत सारे ग्रंथों ने, शिलालेख ने बहुत सारी प्रशंसा की है, लेकिन रासो ने उनकी बहुत ज्यादा मट्टी पलीत कर दी। हमारे ब्रजभाषा में कह में तो मट्टी पलीत कैसे कर दी? कदम्बास की कहानी मैंने आपको बताई थी कि कदम्बास को अपने तीर से सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने मार दिया था। पृथ्वीराज प्रबंध में वो चूक गए थे, तो उसमें प्रताप ने उसको कदम्बास को मार दिया था। तो कदम्बवास को लेकर बहुत सारी चीजें, लेकिन शिलालेख क्या कहते हैं, तथ्य क्या कहते हैं कि कदम्बवास साथ बने रहे अंत तक। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के साथ 1190 तक रहे, तराइन के पहले युद्ध तक कदम्बवास बने रहे। उसके बाद कदम्बवास मृत्यु को प्राप्त हुए, या फिर उनके साथ क्या हुआ ये समझ में नहीं आता। वीरेंद्र सिंह राठौर इसमें एक और तथ्य का उजागर करते हैं कि कदम्बवास जाकर चालुक्यों से मिल गए थे। एक बार तो चालुक्यों से मिले, और दूसरी बार सम्राट पृथ्वीराज चौहान से नाराज होकर वो गौरी से मिल गए, और गौरी की सेना को लेकर उन्होंने अजमेर पर चढ़ाई कर दी। तो ऐसे भी कुछ एक तथ्य आपको ग्रंथों में देखने को प्राप्त होंगे। तो रासो ने कदम्बवास के साथ न्याय नहीं किया। रासो ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जन्म से लेकर मृत्यु, अगर आप मृत्यु की बात करो तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कैसे हुई ये बिल्कुल बदल दिया पृथ्वीराज रासो में। इसमें तो मैं सबसे एंड में बात करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही विवादित विषय है। लेकिन पृथ्वीराज रासो में जिस तरीके से सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जब चंद्रबरदाई उनको कहते हैं कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण और ताऊ पर सुल्तान मच्चू को चौहान, ऐसा पृथ्वीराज रासो में वर्णन है कि गजनी में जाकर सम्राट की मृत्यु हुई। लेकिन बाकी जो इतिहासकार हैं, सभी 99% जो इतिहासकार हैं, वो अजमेर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु बताते हैं। तो इस विषय पर तो मैं अंत में बात करूंगा ही। तो पृथ्वीराज रासो में आप देखोगे जन्म से लेकर मृत्यु तक सम्राट पृथ्वीराज चौहान को लेकर बहुत सारी तथ्यात्मक गलतियां भरी पड़ी, इसलिए इतिहासकार इससे नाराज हुए बैठे हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि इसी पृथ्वीराज रासो की वजह से सम्राट पृथ्वीराज चौहान का चरित्र आज हमको सुनने को प्राप्त हो रहा है, आज जनमानस में वो व्याप्त है। उसके श्रेय सारा का सारा पृथ्वीराज रासो को ही जाता है। तो मैं इसमें अब आगे बात करूंगा कि पृथ्वीराज रासो की जो लेखक हैं चंद्रबरदाई, क्या चंद्रबरदाई ने ही लिखी है या कालांतर में ये और किसी लेखक ने लिखी है? तो इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। वास्तव में माना यह जाता है कि चंद्रबरदाई ने ही पृथ्वीराज रासो की रचना की, लेकिन अंतिम अध्याय उसका उनके पुत्र जलहन ने लिखा था। लेकिन जब इतिहासकारों ने खोज करी पृथ्वीराज रासो को लेकर, तो इसकी सैकड़ों मूल प्रतियां प्राप्त हुई, जो हाथ से लिखी गई थी, जो सुनकर लिखी गई थी। अब सैकड़ों, उसमें से असली कौन सी है ये कैसे पहचान हो? तब इस पर बहुत सारे शोधकर्ताओं ने बहुत सारा शोध किया, तो उसमें से 4 तरीके की पृथ्वीराज रासो आपको देखने को प्राप्त होगी। 4 तरीके की, इसका एडिशन नहीं है, लेकिन ये शोधकर्ताओं ने
शोध में निकाला है कि 4 तरीके की पृथ्वी राशि उनके पास है। 4 तरीके कैसी है? एक तो सबसे छोटी पृथ्वी राशि है जिसको स्मॉलेस्ट रिसेंशन कहा है, उसमें 1314 से दोहे हैं मात्र, और उससे बड़ी एक स्मॉल रिसेंशन है, उससे थोड़ी सी बड़ी है जिसमें 4000 दोहे आपको देखने को प्राप्त हो जाएंगे। फिर एक उससे भी बड़ी है जिसमें आपको 10,000 से 11,000 तक दोहे देखने को प्राप्त होंगे, और जो अंतिम जो लार्जेस्ट रिसेंशन सबसे बड़ी मूल प्रति है उसमें तो 26,000 से लेकर 1 लाख तक दोहे हैं। मतलब सोचो आप कितना विशाल ये पृथ्वीराज रासो आपको देखने को मिलेगा। तो ये 4 मूल प्रतियां मिली हैं। इसमें से जो सबसे छोटी है जिसमें 1400-1500 दोहे हैं, इसको इतिहासकार ज्यादा तथ्य के नजदीक मानते हैं। बाकी जितने बड़ा ये ग्रंथ होता चला गया उतना ही काव्यात्मक, उतना ही अतिशयोक्ति से पूर्ण होता चला गया, उतनी ही इसमें तथ्यात्मक गलतियां होती चली गई हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं ये 4 रासों में 4 तरीके की बातें हैं, मतलब इनमें बहुत अंतर आपस में भी है। पृथ्वीराज रासो आपस में ही अंतर कर रही है। क्यों? क्योंकि एक रासों में बताया सम्राट पृथ्वीराज चौहान के 10 विवाह हुए, एक में बताया उनके 4 विवाह हुए, एक में सिर्फ 2 विवाह बताए। तो ऐसे करके इन चारों में मतभेद है। तो ये चारों पर मैं अभी थोड़ी सी चर्चा आपसे करूंगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि पृथ्वीराज रासो लिखा कब गया। क्या चंद्रबरदाई ने ही वास्तव में पृथ्वीराज रासो को लिखा था? लेकिन इतिहासकार क्या मानते हैं? इतिहासकार मानते हैं कि पृथ्वीराज रासो जो लिखा गया वो 16वीं या 15वीं सदी में लिखा गया, उससे पहले का वो नहीं हो सकता। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो पृथ्वीराज रासो की जो भाषा है उस भाषा में बड़ा अंतर मिलता है। मतलब पृथ्वीराज रासो का जो प्रत्येक अध्याय है उस अध्याय में ही भाषा चेंज हो जाती है, बदल जाती है, लिंग्विस्टिक फ्लेवर अलग हो जाता है। इसका जो भाषा के जो जानकार हैं, जो भाषा को देखकर बता सकते हैं कब की भाषा और ये कब लिखा गया, उसमें एक डॉक्टर नामवर हैं, वो बताते हैं कि रासो की भाषा में ज्यादातर तो ब्रज भाषा का ही उपयोग किया गया। ईस्ट राजस्थानी कुछ एक भाषा है और 10% तो इसमें अरबी और पारसी के भी शब्द आए हुए हैं। तो ऐसा वो ये ग्रंथ का अध्ययन करके बताते हैं। लेकिन इसमें हमें कैसे पता चलेगा ये कौन से समय का है? तो 14वीं सदी तक इस देश में प्राकृत भाषा चल रही थी, प्राकृत पिंगलम। लेकिन रासो की जो भाषा है वो प्राकृत से थोड़ी सी डेवलप मिलती है, इसीलिए जो भाषाविद है वो कहते हैं कि ये प्राकृत से बाद का ग्रंथ हो सकता है। तो 14वीं सदी प्राकृत का समय है, तो ये 100-150 साल बाद लिखा हुआ ग्रंथ होगा। और दूसरी एक चीज इसमें मिलती है, दोहा प्राप्त होता है। उस दोहे को देखकर लगता है कि ये जरूर 16वीं सदी में लिखा होगा। तो मैं उस दोहे को आपको पढ़कर सुनाता हूं। तो ये दोहा आपको देखने को प्राप्त होगा शॉर्ट रिसेंशन में। 4000 दोहों वाला जो पृथ्वीराज रासो है उसमें आपको देखने को मिलेगा। उसके द्वितीय खंड वंशोत्पत्ति द्रव्य लाभ राज्याभिषेक में ये दोहा है। इसमें अनंगपाल किससे बात कर रहे हैं? चंद्रबरदाई से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अनंगपाल पूछई नृपति कहो भट्ट धरि ध्यान। भट्ट मतलब चंद्रबरदाई के ही संवत मेवार पति बंद लियो सुरतान। मतलब इसमें क्या है, इसकी मैं आपको जानकारी दूं। अनंगपाल भट्ट से पूछकर, चंद्रबरदाई से पूछकर जा रहे हैं। अब वो राज्य त्याग रहे हैं क्योंकि अब वहां पर तुर्कों का राज्य आ चुका है, विधर्मियों का राज्य आ चुका है, मोहम्मद गौरी का राज्य दिल्ली पर आ गया है। इसलिए अब वो ये पूछ रहे हैं कि इस दिल्ली पर क्या विधर्मी ही राज्य करते रहेंगे? वो समय कब आएगा जब मेवाड़ अधिपति, जब कोई मेवाड़ का राणा इस दिल्ली के सुल्तान को बांधकर कैद करके ले जाएगा? वो समय कब आएगा? तो सोरही से कटिगहत मतलब विक्रम साकतीत दिल्ली धर मेवाड़पति, ढिल्ली शब्द आया यहां पर, ढिल्ली धर मेवाड़पति ले संग पर जीत। मतलब क्या हुआ? यहां पर चंद्रबरदाई ये कह रहे हैं अनंगपाल से कि महाराज मैं देख रहा हूं कि 1600 में, मतलब 1600 संवत में मेवाड़पति कोई होंगे जो यहां दिल्ली के सुल्तान को और कैद करके ले जाएंगे। तो इस बात से जो शोधकर्ता है उनका ध्यान गया कि ये बात कहां की चल रही, क्योंकि कोई भविष्य तो नहीं देख सकता, तो ये वर्तमान की बात हो रही होगी। मतलब ये दोहा 1600 में, संवत 1600 में लिखा गया होगा। जब उन्होंने देखा कि यहां पर वो किस चीज की चर्चा हो रही, तो वो बात हो रही थी राणा सांगा की, क्योंकि राणा सांगा के छत्र के नीचे ही फिर से एक बार समस्त राजपूत एकत्रित हुए थे। समस्त राजपूत राजाओं ने राणा सांगा के छत्र के नीचे युद्ध किया था। तो राणा सांगा ने एक युद्ध किया था दिल्ली पर, जो इब्राहिम लोदी से युद्ध हुआ था। मैंने इस पर वीडियो बनाई है, 2 वीडियो हैं, आप जरूर देखें। तो इब्राहिम लोदी के बेटे को राणा सांगा कैद करके ले गए थे मेवाड़ में। तो यहां पर जो शोधकर्ता हैं वो ये मानते हैं कि यहां पर राणा सांगा को लेकर बात हो रही है, क्योंकि शिलादित्य तोमर उनके साथ लड़े थे, मेदिनी राय चौहान उनके साथ लड़े थे। तो एक पूरा संघ राणा सांगा के साथ लड़ा था।
था। पहली बार हिंदुस्तान में एक ऐसा लगा था कि राणा सांगा फिर से इस भारतवर्ष से सभी तुर्कों को, सभी अफगानों को, सभी को यहां से साफ कर देंगे। तो ऐसी उम्मीद राणा सांगा को लेकर जागी थी। तो इस दोहे के कारण इसको 16वीं सदी माना जाता है रासो को। और पृथ्वीराज रासो में दो शब्द और ऐसे मिलते हैं जो इसको 16वीं सदी में लिखा हुआ बताते हैं। दो शब्द कौन से मिलते हैं? एक इसमें शब्द आता है हतनारी। हतनारी शब्द किसके लिए यूज किया जाता था? वो गन के लिए यूज किया जाता था। और एक शब्द आता है जबूर। जबूर किसके लिए यूज किया जाता था? जबूर यूज किया जाता था जो छोटी छोटी तोपें होती थी, जो ऊंटों पर रखकर, घोड़ों पर रखकर चलाई जाती थी, वो जबूर उसके लिए यूज किया जाता था। लेकिन सम्राट पृथ्वीराज चौहान के समय में न तो कोई बंदूक थी, न बंदूक का आविष्कार हुआ था, न कोई छोटी तोप का आविष्कार हुआ था। इस वजह से जो शोधकर्ता हैं वो ये मानते हैं इन दोनों शब्दों का जो उपयोग है वो मिडिवल टाइम में हुआ है, वो मध्यकाल में हुआ है। इसी वजह से ये जो रासो है वो मध्यकाल में 16वीं शताब्दी में लिखी गई होगी। लेकिन रासो के साथ दिक्कत क्या है? क्योंकि इसके बहुत सारे दोहे बहुत पहले के हैं। ऐसा कैसे पता चला? कुछ एक ग्रंथ हैं जो जैन मुनियों ने लिखे हैं, जिसमें जयचंद्र प्रबंध, जिसमें पृथ्वीराज प्रबंध, साहित्य मीमांसा, ऐसे करके ये 3-4 ऐसे ग्रंथ हैं जो जैन मुनियों ने लिखे हैं। वास्तव में मैं आपको बताऊं कि जैन मुनियों ने इस देश का इतिहास बचा लिया, वरना इस देश के इतिहास को हम जो मुगलों ने हमें बता दिया है वही मानकर बैठ जाते। पृथ्वीराज चौहान का तो इतिहास बहुत सारा आपको जैन ग्रंथों में ही देखने को मिलेगा। तो इसमें जैन मुनियों का हृदय से आभार है कि उन्होंने इस देश का स्वर्णिम इतिहास अपने ग्रंथों में लिखकर बचा लिया। तो जैन मुनियों के जो ग्रंथ हैं उसमें पृथ्वीराज प्रबंध में, जयचंद्र प्रबंध में, साहित्य मीमांसा में और उपदेश तरंगिनी में, इन सब में क्या मिलता है? इन सब में पृथ्वीराज रासो के दोहे प्राप्त होते हैं। तो इसका मतलब पृथ्वीराज प्रबंध कब लिखा गया है? क्योंकि ये डेटेड है, ये लिखा गया 14वीं सदी में। जयचंद्र प्रबंध भी 14वीं सदी में लिखा गया, लेकिन साहित्य मीमांसा तो 13वीं सदी में लिखा गया है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान से करीब 100 साल बाद ही साहित्य मीमांसा लिखी गई। लेकिन साहित्य मीमांसा में भी अगर पृथ्वीराज रासो के दो हैं तो इसका मतलब यह है कि पृथ्वीराज रासो साहित्य मीमांसा से भी पहले लिखा गया होगा। इसी वजह से शोधकर्ताओं का दिमाग और ठनक गया। उन्होंने और जांच करी तो पता चला कि पृथ्वीराज रासो के बहुत सारे अध्याय बहुत पहले लिखे गए हैं। मतलब 13वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक ये पृथ्वीराज रासो लिखी गई है, डेवलप करी गई है, और तब जाकर एक पूर्ण ग्रंथ आपको देखने को प्राप्त होगा। तो इसमें बहुत सारे इतिहासकारों के बहुत सारे मत हैं। मैंने आपको सारे मत बताए, संक्षिप्त में बताया। जो वीडियो लंबी हो जाती है तो बहुत से भाई इसमें कंप्लेन करते हैं, छोटी हो जाती है तो उसमें भी कंप्लेन करते हैं। तो मैंने आपको पृथ्वीराज रासो के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दी। अगर आपको और पढ़ना है तो वीरेंद्र सिंह राठौर ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान के ऊपर बड़ी तथ्यात्मक बुक लिखी है, आप सभी पढ़ सकते हैं। जिनको ज्यादा ही तथ्यात्मक नॉलेज चाहिए वो उस बुक को पढ़ सकते हैं, जिनको काव्यात्मक नॉलेज चाहिए वो अनुजा चंद्रमौली की पुस्तक पृथ्वीराज चौहान को पढ़ें। तो मैंने आपको यहां तक जानकारी दी। पृथ्वीराज रासो ने जितना इतिहास बिगाड़ा है, जो ऐसा इतिहासकार कहते हैं वो भी सत्य कहते हैं, लेकिन मैं आपको सत्य बता देना चाहता हूं, अगर पृथ्वीराज रासो नहीं होती तो आज हम सम्राट पृथ्वीराज चौहान को नहीं जान पाते। रासो की वजह से ही हम सम्राट पृथ्वीराज चौहान को जानते हैं। रासो की वजह से ही सम्राट पृथ्वीराज चौहान हमारे नायक हैं। वरना इतिहासकारों से पूछो तो क्या हुआ था कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान को अजमेर में लाकर गड्ढे में खुदाकर उनको ऊपर से पत्थर मार मार के उनको वहीं मार दिया था। वास्तव में इतिहासकार ये तथ्य देते हैं, लेकिन पृथ्वीराज रासो सम्राट पृथ्वीराज चौहान को वो मृत्यु देती है जो वीरों के लिए शोभनीय है। इसीलिए तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान हमारे नायक हैं, जो हारकर भी जीत गए, वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान। तो मैंने आपको हर तरीके से इसमें तथ्यात्मक आपसे चर्चा करी। आपने इस वीडियो को इतने धैर्य से यहां तक अगर आप आए हो तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं जो चर्चा करने वाला हूं वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब हुआ था, इस पर थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।